Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। प्रथम 2 खंडों में हमने क्रिया, उसके धातु रूप एवं उसके भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में समझा। प्रस्तुत है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नामधातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और 5वां पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण देखिए। राम बाजार गया, मैं भारतीय हूँ, बच्चों परिश्रम करो, मैं किसी से नहीं डरता। उपर्युक्त सभी वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया है और वह एक है, संख्या में एक है, इसलिए यह वाक्य सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड वर्ब कहते हैं। सामान्य क्रिया को अंग्रेजी में सिंपल वर्ब कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। इस वाक्य में कर रहे हैं 3 शब्द की क्रिया है। मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं। इस वाक्य में पहुंचने वाला हूं 3 शब्दों की क्रिया है। उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पढ़ ली होगी, यहाँ भी 3 शब्दों की क्रिया है। पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं, लौट आए हैं, यहाँ पर भी 3 शब्दों की क्रिया है। अर्थात परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से क्रियाएं बनती हैं तो ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा भेद है नामधातु क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में नॉमिनल वर्ब कहते हैं। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नामधातु क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द है लात, यह संज्ञा शब्द है, इससे नामधातु क्रिया बनेगी लतियाना। बात संज्ञा शब्द से नामधातु क्रिया बतियाना। हाथ संज्ञा शब्द से नामधातु क्रिया हथियाना। अपना सर्वनाम शब्द से नामधातु क्रिया अपनाना। नरम विशेषण शब्द से नामधातु क्रिया नरमाना। 60 विशेषण शब्द से नामधातु क्रिया सठियाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नामधातु क्रियाएं कहलाती हैं। चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे कॉन्जेक्टिव वर्ब कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, मैंने स्वयं कपड़े नहीं धोए, मैंने कपड़े धोबी से धुलवाए, अर्थात क्रिया मैंने किसी और से करवाई, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हुई। डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई,
यहाँ पर पिलवाई शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया। यहाँ पर मंगवाया शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। मैंने उससे यह बात पूछवाई। यहाँ पर पूछवाई प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अर्थात जब कर्ता यानी कार्य करने वाला क्रिया को करने वाला व्यक्ति स्वयं क्रिया को न करके किसी और से उस क्रिया को करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद का अंतिम भेद है पूर्वकालिक क्रिया, जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूटिव वर्ब कहा जाता है। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए, यानी मुख्य क्रिया होने से पहले जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है, जैसे वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, यानी गृह कार्य करने के लिए पहले उसे घर पहुंचना पड़ेगा, फिर वह गृह कार्य करेगा। तो गृह कार्य करना मुख्य क्रिया है, परंतु वह मुख्य क्रिया तभी हो सकती है जब पूर्वकालिक क्रिया संपन्न हो, यानी जब वह घर पहुंचेगा तभी वह गृह कार्य करेगा। अर्थात मुख्य क्रिया के होने के लिए पूर्वकालिक क्रिया का होना आवश्यक है। तैमूर ने बलकरण से छीनकर दूध पिया। यहाँ पर छीनकर शब्द पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए। यहाँ पर पहुंचकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। सौम्या पढ़कर सो गई। यहाँ पर पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार हमने प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेदों को पढ़ा एवं समझा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अपूर्ण होता है। कभी कभी क्रिया प्रत्यक्ष होती है तो कभी उसका स्पष्ट आभास होता है। क्रिया शब्द विकारी होते हैं, अतः लिंग, वचन व कारक के कारण इनका रूप बदल जाता है। वाक्य में क्रिया के आधार पर ही कर्ता के लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया जा सकता है। वाक्य में क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्दों की। जब वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जब वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के साथ आता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया व पूर्वकालिक क्रिया। हमारे पाठ का 3य खंड यहीं पर समाप्त होता है। अगले खंड में हम क्रिया के काल के बारे में आपको समझाएंगे। क्रिया का भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।